हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग साथियों। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी दोस्तों। तो साथियों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री का घटना चक्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले और भी 3-4 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय और राजवंश को देखेंगे। चलिए आज हमको बारे बारे से इन सब का देखते हो जाते हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आप लोग इसका थ्योरी जो है ना घर से पढ़ के आएंगे, यहाँ ओनली हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। और जहाँ जहाँ जरूरत जो होगा उस सब चीज को देखेंगे, इसके क्वेश्चन साथ में इसका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए ओके। आया था जौनपुर नगर निम्नलिखित। जौनपुर नगर, एक मिनट इसका था ले लेते हैं मार्किंग के लिए। चलिए, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित की गई। तो जौनपुर नगर जो किसकी स्मृति में स्थापित की गई, तो बताइए साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में हम लोग जौनपुर नगर की स्थापना की गई है, ठीक है। बोले जौनपुर नगर, क्योंकि जौना खां किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खां नाम था, इसलिए इसके नाम पे ही हम लोग जौनपुर नामक अथी जौनपुर नामक शहर बनाया गया, समझिए। तो बोलेगा जौनपुर नगर जो है ना किसके याद में बनाया गया, तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे याद पे रखा गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जौनपुर की स्थापना, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जौनपुर की स्थापना जो फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौनक खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 ईस्वी में जौनपुर एवं स्वतंत्र राज्य बन गया था, ठीक। इसका संस्थापक कौन था, मलिक सरवर था, ठीक है। मलिक सरवर ने क्या किया, 1394 ईस्वी में जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बना लिया, ठीक है। और जो है ना इसका जो है ना मालिक अथी संस्थापक कौन बोला, मलिक सरोवर बना, ठीक ना। इस स्वतंत्र सर के राज्य की स्थापना की मलिक सरोवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे कहते हैं मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ठीक है साथियों, एक मिनट के साथियों थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। आता है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, बताइए। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे हमें पूर्व का सिराज कहते हैं। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को क्या बोलते हैं, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं। जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का सिराज कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं डिस्कशन इसका। क्योंकि इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे बड़ा महान शासक था, ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी क्या था भैया, जौनपुर जौनपुर शहर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। इसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी शैली कहते का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई थी। इसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह उनके झलकने लगे थे। इसके उसके समय में जौनपुर की संस्कृति ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। जौनपुर जो है सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज नाम से विख्यात हुआ। जौनपुर को क्या किस किस नाम से विख्यात हुआ, सिराज ए हिंद एवं पूर्व का सिराज के नाम से विख्यात हुआ। बता जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जौना खां था, उसी के नाम पे जौनपुर रखा गया था, ठीक है। और बोलते हैं जौनपुर नाम को जो बाद में क्या क्या जौनपुर नगर जो है ना 1394 ईस्वी में क्या कहते हैं 1394 स्वतंत्र राज्य बन गया, स्वतंत्र राज्य बन गया। इसको किसने बनाया स्वतंत्र राज्य, तो भैया उसका नाम था मलिक सरवर महमूद शाह ने क्या किया, 1394 ईस्वी में जौनपुर को क्या कहते हैं एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, ठीक है। स्वतंत्र राज्य बना दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। जौनपुर का सिराज ए हिंद एवं पूर्व का सिराज के नाम से विख्यात हुआ। बोले पूर्व का सिराज कौन सा था, जौनपुर था, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। जस्ट अभी पढ़े हैं, भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है साथियों, तो जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह क्या था भैया, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। बताइए जौनपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1394 में किसने किया था। उसका नाम था अलवर शाह द्वितीय था, ऐसे करके उसका नाम था। देखिए मलिक सरवर महमूद शाह था, मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय था, उसका संस्थापक था, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन को। आइए तो डिस्कशन देखते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था।
1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी। सरकी राजवंशों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया था, किंतु 1779 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जौनपुर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं, सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, बात ये सही है। जौनपुर की सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। हाँ बिल्कुल, ये सर दोनों जो है सरकी का दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, आर भी सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। बोलेगा जौनपुर सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था? उसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी था। ठीक है, वह क्या था? विद्या और कला का प्रेमी था। ठीक ना, उसके शासन काल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी कला कहते हैं। बोलेगा सरकी कला किसके अथी में फेमस था? सरकी कला जो फेमस था साथियों, वो इब्राहिम शाह सरकी के शासन काल में बहुत ही फेमस था। ठीक है, चलिए इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई थी। इसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे थे। जो साधारण तरह के जो भी मीनारें थे उसको हटा दिया। उसके बाद क्या क्या, हिंदू जो है ना, हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगा था, जिसे उसने स्वयं क्या सिराज हिंद के उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उसके समय में जौनपुर की संस्कृति ख्याति चारों तरफ से फैल गई। बोलेगा कि कौन ऐसा शासक था जिनके शासन काल में जौनपुर बहुत ही ख्याति प्राप्त कर ली थी? उसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। क्या नाम था भैया? इब्राहिम शाह सरकी था। ठीक है, और उसके बाद आया जौनपुर भारत पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से विख्यात हो गया। सरकी शासकों के काल में जौनपुर शिक्षा के महान केंद्रों के रूप में उभरा था, तथा अतः कथन ए था कारण आर दोनों ही सत्य है। तकान ए और आर का व्याख्या नहीं करता। चलिए हम आगे बढ़े। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन है वो? कश्मीर का शासक जो कश्मीर का क्या अकबर के नाम जाना जाता है, कौन है वो? बताइए कौन है वो? वो है जैनुल उबैदीन। कौन था? जैनुल उबैदीन है, जैनुल आवेदीन है। कौन है भैया? जैनुल आवेदीन है। ठीक है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है भाई? जैनुल आवेदीन है। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपसे हम कर रहे हैं फटाक से। जौनपुर नगर का स्थापना किसने किया था? जौनपुर नगर का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक का भाई कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के याद में ही क्या कहते हैं, जौनपुर नगर का स्थापना हुआ था, क्योंकि जौनों खां था। ठीक है, बोलेगा जौनपुर जो नगर जो है किसने 1394 ईस्वी में एक अलग अपना स्वतंत्र राज्य बन गया। इसको जो है ना मानवर जी ने, इनको जो है मानवर जी ने इसको क्या अलग अपना शासन बनाया था। ठीक ना, मालिक सरवर, जो मानवर नहीं सरवर है, मलिक सरवर याद रखिएगा। मलिक सरवर ने क्या किया? 1394 ईस्वी में जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। ठीक है, कौन था भैया? मलिक सरवर था। बार बार मनवर याद कर रहे हैं। मलिक सरवर क्या था? मलिक सरवर ने। ठीक है, और बताएगा, बोलेगा सरकी वंश का सबसे सरकी वंश कहते हैं। जौनपुर वंश जौनपुर नगर में सबसे क्या कहते हैं, ख्याति प्राप्त शासक कौन था? बताइए, ख्याति प्राप्त शासक सबसे अति क्या कहते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं सर के सब महान शासक से महान शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम शाह सरकी था। कौन सा साहिब, कौन सा साथी? इब्राहिम शाह सरकी था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। हाँ भैया बोलिए, कौन था कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? वो है जैनुल उबैदीन है। कौन है? जैनुल उबैदीन है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर सर्वप्रथम किसने समाप्त किया था भैया? जैनुल उल उबैदीन था। जैनुल उल उबैदीन ने क्या था? सबसे प्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसका उस पर डिस्कशन दे जिसमें कहा कुछ दिया हुआ इसमें। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैल उल उबैदीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन पर बैठा। ठीक है, वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। ठीक है, वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसके धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। ठीक है, और उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने पर प्रथम शासक था जिसने जिसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार एवं राष्ट्रंगनी का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। ठीक है, देखिए ये जो भैया जैनुल अल उबैदीन है, ये जो अली शाह का भाई था। ठीक है, अली शाह का भाई शाही खान था, इसी का नाम था जैनुल अल उबैदीन था। ठीक है ना, इसने भैया क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये तो है ना भैया कश्मीर का जो सबसे महान शासक बन गया। ठीक है, जब महान शासक दोस्ती बन गया, महान शासक जब बन गया तो बोलते हैं उस समय में इसको क्या कहते हैं, मुगल काल का अकबर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पे लगने वाला जजिया कर को खत्म कर दिया और गौ हत्या पे भैया इन्होंने रोक लगा दिया। समझे, ये सब काम इन्होंने किया। इसीलिए बोले निम्नलिखित में किस शासक सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करता? तो जैनुल अल उबैदीन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस भाग में जजिया कर और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था भैया? वो कौन था? जैनुल जैनुल उबैदीन था। कौन था? जैनुल उबैदीन। अब जस्ट आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए ऊपर आते हैं। जैनुल अल उबैदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की भाषा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता से शामिल है। बताइए किसमें शामिल है भैया?
तो इसका हो जाएगा बुर्ज में शामिल है या पगोडा, बौद्ध पगोडा से समानता है या फारसी शैली है, तीनों हो जाएगा, तीनों शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या कहता है, जैन उल उबैदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, बताइए किस में शामिल है, बुर्ज में शामिल है, बौद्ध पगोडा से समानता है, फारसी शैली, तीनों में शामिल हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान सिकंदर बुत सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जिसके बाद जैन उल उबैदीन द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण जिनों द्वारा कई बार किया गया। ठीक है, मस्जिद की विशेषताओं क्या है, इसमें बुर्ज है, फारसी शैली था, बौद्ध पैगोडा में से समानता है, ये सब शामिल है उसमें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं आया था, बताइए, कुंभा के दरबार, राणा कुंभा के दरबार में कौन सा जो है ना कौन सा क्या कहते हैं विद्वान नहीं आया था, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं आया था, बताइए। मुनि से सुंदर सूरी तो आया ही था, उसके बाद नाथाजी भी आए थे, तिद्दल भट्टा भी आए थे, जो बच गए मुनि जीन विजय सूरी, ये नहीं आया था। ठीक है, ये नहीं आया था। जैन विद्वान मुनि जीन विजय सूरी राणा कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि मुनि सुंदरी सूरी नाथा टिल्ला भट्टा कुंभा के दरबार में संबंधित थे भैया। ठीक है, कौन नहीं थे संबंधित, तो वो थे मुनि जीन विजय सूरी। मुनि जीन विजय सूरी क्या कहते हैं, राणा कुंभा के दरबार में नहीं आया था। आया कौन कौन था भैया, मुनि सुंदर सूरी, नाथा आया था, उसके बाद का टिड्डा विठल आया था, टिड्डा विठल आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। राणा हमीर, राणा हमीर देखिए, ये प्रशासक है, राज्य है, बोले राणा हमीर। राणा हमीर क्या मेवाड़ के शासक थे, बिल्कुल भैया, राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, राणा चुंडा मरवाड़ के शासक थे, राणा चुंडा, चुंडा कहाँ के, मरवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ का शासक थे भैया। मलिक राजा फारूकी कहाँ के थे, खाना देश के थे। मलिक राजा फारूकी कहाँ के भैया थे, ये तो खाना देश के शासक थे। ठीक है, राणा हमीर बोलेगा, हमीर कहाँ का, मेवाड़ का, चुंडा कहाँ का, मारवाड़ का। ठीक है, राजा फारूकी खाना देश का थे। ठीक है, और ये जो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ था, ये मालवा का नहीं था। ठीक है, ये मालवा का शासक नहीं था। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये है इसका गलत हो जाएगा। जौनपुर सल्तनत में भारत उत्तर भारत में 1394 तक 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा किया गया था। ठीक है, 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए मलिक सरवर, अभी बताया है आपको, मलिक सरवर ने क्या था, 1394 ईस्वी में जौनपुर को क्या कहते हैं, अलग अपना राज्य बना लिया था। ठीक है, उसी के बारे में है ये, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलिक सरवर ख्वाजा आपको जस्ट पर आए थे, क्या कहते हैं, जौनपुर सर में, तो यहाँ जौनपुर हो जाएगा, यहाँ पे जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर, जौनपुर, ये समझ जाइएगा आप लोग, जौनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंपक, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारत राज्य एवं वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, चंपक, अब क्या चंपक भी क्या मध्य भारत है भैया, चंपक क्या मध्य भारत है, नहीं भैया, चंपक अभी मध्य भारत नहीं है। चंपक जो है ना, चंपक को चंबा कहते हैं तथा कुलूत का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, ये जो कुलूत है इसका का संबंध किसे, हिमाचल प्रदेश से है। और ये जो दुर्ग है ना, दुर्गर का संबंध किसे, जम्मू कश्मीर से, दुर्गा का संबंध किसे, जो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, चंपक का भैया संबंध किससे थे, मन चंपक चंबा से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका केवल क्या है, कौन सा संबंध, केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है ना, कुलूत का संबंध किससे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है भाई, दुर्ग का जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक, चंबा तथा कुलूत का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ये जो चंपक और कुलूत है, ये भैया हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, किससे, हिमाचल प्रदेश से दोनों। ये चंपक और कुलूत किससे, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहमनी राज की स्थापना की गई थी, चलिए भैया बहमनी राज आ गया। ठीक है, बहमनी राज की स्थापना क्या किया था, किसने, हसन गंगू ने किया था, किसने, हसन गंगू ने किया था भैया बहमनी राज का स्थापना। ठीक है, किसने किया था, बहमनी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक से समझे बिछड़ के हसन गंगू ने एक अलग अपना संस्थापक बनाया, समझे, जिसका नाम रखा उन्होंने बहमनी सम्राट रखा। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दक्कन के अमीरात ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। जहाँ जफर खां जिसे कहते हैं हसन गंगू ने 1347 ईस्वी या 1358 ईस्वी के बीच में एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके उन्होंने 1347 ईस्वी में उन्होंने सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। समझिए, उसने गुलबर्गा को अपना नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये सिंपल सा बात है। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से हट करके अपना एक अलग साम्राज्य बनाया, इसका नाम बहमानी साम्राज्य रखा। और इस बहमानी साम्राज्य का राजधानी उन्होंने किसको बनाया भैया,
उन्होंने अपने बहमनी गुलबर्गा को बनाया। किसको? बहमनी सम्राट की राजधानी किसको बनाया? अभी गुलबर्गा को बनाया। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के बारे में बोलेगा। बहमनी साम्राज्य भैया किसने स्थापना किया था? हसन गंगू ने किया था। ठीक है ना, कब किया था? 1347 ईस्वी में किया। किससे अलग हुआ? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसने साम्राज्य के शासन के काल में उन्होंने इससे चारों तरफ से एक प्रांतों में विभाजित किया था, जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, प्रत्येक प्रांत को एक शासन का अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने उसने अपने अधीन कर लिया था और अनुयायियों के पद और जागीर पद प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की थी। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन है? जस्ट बताए थे, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कौन है? हसन गंगू। कहाँ गया? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन, मारिया अलाउद्दीन हसन को। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष? 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुई थी। ठीक है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुलबर्गा। कहाँ गया? गुलबर्गा। ठीक है, दक्षिण में बहमनी राज्य का स्थापना निम्नलिखित में कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक में कौन? हसन एवं गंगू था। कौन था? हसन एवं गंगू था। ठीक है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ। बताइए, बहमनी राज्य स्थापित हुआ कब? 1347 में हुआ, तो मतलब 14वीं शताब्दी चल रही होगी उस टाइम। ठीक है, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने? हसन एवं गंगू ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए भैया। शासक आदिल शाही। आदिल शाही कहाँ का था भैया? अहमदनगर बीजापुर का। किस कहाँ का था? आदिल शाही जो था ना भैया, बीजापुर का था। आदिल शाही कहाँ का सदर था? बीजापुर। ये इसका दूर में। कुतुब शाही कहाँ का था? कुतुब शाही तो भैया यहाँ का हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये गोलकुंडा का हो जाएगा। कुतुब शाही कहाँ? गोलकुंडा का था। ठीक है, निजाम शाही कहाँ का? निजाम शाही। निजाम शाही हो जाएगा अहमदनगर का। निजाम शाही कहाँ का गया? मैं शासक अहमदनगर का। सरकी शाही जौनपुर का। ठीक है, सरकी शाही कहाँ गया? जौनपुर का। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा। आदिल शाही बोलेगा कहाँ का? तो भैया बीजापुर का। कुतुब शाही पूछेगा कहाँ से? गोलकुंडा का। निजाम शाही पूछेगा कहाँ? अहमदनगर। निजाम शाही कहाँ का सदर था? अहमदनगर का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना थी, यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर में आदिल राजवंश की स्थापना किसने किया था? भैया यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक है, कुतुब कुतुब शाही वंश की स्थापना भैया गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी राजवंश में जौनपुर में शासन किया था तथा इस वंश का अंतिम स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरे ने की थी। अच्छा, मलिक सरवर का नाम था, हिजरा था, उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। बताइए कौन था? कौन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके किसी एक धर्म के प्रति निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के आस्था के कारण उसको मुस्लिम प्रजा क्या जगत गुरु कहकर पुकारता था? बताइए कौन था वो था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो था, इन्होंने बोला किसी एक धर्म के प्रति क्या था? ज्यादा धर्म निरपेक्षता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहने लगा भैया? जगत गुरु के नाम से पुकारने लगा। ठीक है, देखिए बीजापुर का शासक कौन है भैया? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। एक महान विद्या प्रेमी एवं विद्या का संस्थापक था। इसकी प्रजा इसके उदार दृष्टिकोण के कारण से जगत गुरु के उपाधि से संबोधित करते थे। ये गरीबों का सहायता करने के कारण से अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। ठीक है, आदिल शाह को अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक लिखा है? बताइए, निम्नलिखित में कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक है? वो आदिल शाही था जिन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखा था। कौन? आदिल शाह। ये देखिए, आदिल शाह ने किताब ए नौरस नामक, तो कल आपको बताए थे। देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। बोलेगा बीजापुर के सल्तनत शासक कौन था? भैया आदिल शाह थे। उन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक की दक्कनी भाषा में लिखा था। किताब ए नौरस नामक पुस्तक की क्या दक्कनी भाषा में लिखा था। ठीक है, आज अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? देखिए, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के मुगल सम्राट ने मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया। यही हाँ, अहमदनगर के मुगल सम्राट ने मिलकर हुसैन शाह को क्या आजीवन कारावास दे दिया। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा इसका। मुगल सेना दौलताबाद किले को ध्वस्त कर देता नहीं। फतेह खान ने निजाम को राजगद्दी छीन ली थी नहीं। दूसरा शक्ति मुगलमानों के युद्ध में मलिक अमर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार को मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। नहीं, अहमदनगर को क्या क्या मुगल सम्राट ने मिलकर मुगल सम्राट में मिलाकर उसे क्या हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 ईस्वी में महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर क्या आक्रमण हुआ। ठीक है, और इसमें उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतेह खां को अपनी ओर मिलाया। ठीक है, और 4 महीने की घेराबंदी के पश्चात दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया
और सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और तथा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, क्या किया भैया, अहमदनगर को जो शासन काल में 1632 में महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया। ठीक है, उसने क्या किया, दौलताबाद के दुर्ग को क्या जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर था वो फतेह खां था। ठीक है, उसको अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, 4 महीने तक उसका घेराबंदी किया दोस्तों। घेराबंदी करने के बाद दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया और सुल्तान जो वहाँ का सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किला में भेज दिया तो अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, बताइए वह युग जो सही सम्मिलित नहीं है उसे इंगित करें। ठीक है, जो सही सम्मिलित नहीं है बाकी देखिए, बाज बहादुर मालम, क्या बाज बहादुर मालवा के शासक थे? बिल्कुल सही है, बाज बहादुर का मालवा के शासक थे। कुतुब शाह गोलकुंडा का था, जस्ट बताएं, कुतुब शाह कौन का? गोलकुंडा का था। उसके मोहम्मद मुजफ्फर शाह कौन के थे? गुजरात। मोहम्मद मुजफ्फर शाह कौन के भैया थे शासक? गुजरात के। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के नहीं बीजनगर के थे। क्या? बीजपुर के थे, बीजापुर का था। ठीक है, तो चलिए, यूसुफ आदिल शाह जी कौन थे? बीजापुर का था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीयू को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? बताइए कौन सा शासक ने उन्होंने दीयू को क्या पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? क्या अहमद शाह था, महमूद वगैरह था, या अरे आजा यार भाई, बहादुर शाह थे? बहादुर शाह ही तो क्या कहता था, गुजरात के दीयू को पुर्तगालियों का अधीन कर दिया था। ठीक है, देखिए गुजरात का शासक गुजरात का शासक जिसने दीव मतलब दीव को पुर्तगाली को सौंप दिया था वह था सुल्तान बहादुर शाह था। कौन था? सुल्तान बहादुर शाह ने क्या किया भैया, गुजरात का जो दीव था वो पुर्तगालियों का अधीन कर दिया था। ठीक है, एक लंबी घेराबंदी के बाद सुल्तान बहादुर शाह को नूनो दा कुन्हा के नेतृत्व में द्वीप को पुर्तगालियों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीनो दा कुन्हा क्या क्या उसको पुर्तगाली था, इनको सौंपना पड़ा। ठीक है, इस घटना के इस क्षेत्र में विशेषकर हिंद महासागर समुद्री व्यापार मार्ग पर पुर्तगाली नियंत्रण और प्रभावी शुरू हो गया। ठीक है, गोलकुंडा के वर्तमान में क्या कहा जाता था? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है भैया? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के हैदराबाद में कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर किले में बताते हैं। कुतुब शाही भैया गोलकुंडा का शासन था। ठीक है, कुतुब शाही का शासन था। मुगल काल में औरंगजेबों ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उस समय साम्राज्य में मिला लिया और यह युग में हीरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। बोलिए कौन सा ऐसा जो है क्षेत्र जो हीरों के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कुतुब शाही वंश का, ये हैदराबाद। ठीक है, गोलकुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काकतीय काकतीय वंश किसे काकतीय वंश हो जाएगा इसका, ये तो काकतीय वंश से नहीं हो जाएगा, काकतीय वंश से आ जाएगा वारंगल से हो जाएगा। ठीक है, काकतीय वंश का राजधानी कहाँ होगा? काकतीय वंश का वारंगल हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसका होयसल होयसल वंश का राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र, बिल्कुल ठीक है। होयसल द्वार पांड्या पांड्या का मधुरा राजधानी, बिल्कुल सही है। काकतीय वंश का हो जाएगा वारंगल, और जो है ना यादव बचा यादव वंश। ठीक है, यादव वंश का आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया होगा। कौशल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। जबकि काकतीय वंश की राजधानी कहाँ है? वारंगल। यादव वंश की राजधानी कहाँ है? देवगिरी। यादव वंश की राजधानी कहाँ है? देवगिरी। यादव वंश का राजधानी देवगिरी था। पांड्या वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई अवस्थित था, जिसे बाद में क्या मदुरा स्थान कर दिया। याद रखिएगा, काकतीय वंश का कहाँ है राजधानी? तो भैया वारंगल है। होयसल का कहाँ हो गया? द्वार समुद्र। यादव वंश का कहाँ हो गया? देवगिरी। यादव वंश का देवगिरी। पांड्या का मथुरा। ठीक है, आइए द्वार समुद्र में किसका राजधानी है? जस्ट बताएं, द्वार समुद्र में किसका है? तो हौसल का है। हौसल का द्वार समुद्रम काकतीय वंश का कहाँ है? बताइए, काकतीय वंश का जस्ट बताएं कहाँ है? वारंगल। कहाँ है? वारंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होयसल निम्नलिखित सम्राट पर विचार कीजिए। ठीक है, होयसल, गढ़वाल, काकतीय वंश, यादव। देखिए इस पे क्या विचार करना है, बोल रहा होगा सबसे पहले कौन आया था। में से कितने सम्राट ने अपने राज्य का आधा 8वीं ईस्वी में स्थापित की गई थी? स्थापित की गई, बताइए कौन? कोई भी जो 8वीं करते हैं उसमें कितने सम्राट ने अपने राज 8वीं ईस्वी में स्थापित, किसी ने नहीं किया था। ठीक है ना, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पर डिस्कशन। होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक है ना, गढ़वाल वंश होयसल वंश का कहाँ था भैया? तो द्वार समुद्र में इसका राजधानी था। गढ़वाल राजवंश एक राजपूत राजवंश था जिन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण दौरान वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में शासन किया था। काकतीय राजवंश 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच काकतीय राजवंश 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के पूर्वी दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। वहीं देवगिरी जो है, देवगिरी यादव वंश का मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजवंश थे।
यादवों ने प्रारंभ में पश्चिमी चालुक्य के सामंतों के रूप में शासन किया था। इनका शासन 12वीं ईस्वी से 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा था। ठीक है, कोई भी 8वीं शताब्दी में नहीं था, सब कोई 12वीं 14वीं के बीच में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पल्लव, पल्लव का राजधानी अभी कहाँ था भैया? पल्लव का राजधानी आपको अभी जस्ट हम लोग बताए थे, पल्लव का हो गया कांचीपुरम है। ठीक है, पांड्या का जस्ट बताएं या भैया मथुरा हो गया, यादव का जस्ट हम बताएं देवगिरी हो गया, काकतीय का जस्ट बताएं लोग वारंगल हो गया। ठीक है, पल्लव का कांचीपुरम हो गया, पांड्या का मथुरा हो जाएगा, यादव का कौन है? देवगिरी हो जाएगा, काकतीय कौन है? वारंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? बताइए कौन सा शासक महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित हुआ? काकतीय वंश। कौन था भैया? काकतीय वंश है। ठीक है, महिला देवी रुद्रमा देवी से संबंधित कौन? काकतीय वंश। आइए हम देखते हैं थोड़ा डिस्कशन के बारे में। रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। इस वंश के शासक गणपति का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य के शासक बनी। ठीक है, काकतीय साम्राज्य के शासक कौन? रुद्रमा देवी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। क्या रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी भैया? बिल्कुल भैया, जस्ट आपको बताया है, वारंगल काकतीय वंश की क्या थी? स्वतंत्र स्वतंत्र शासक थी, वह रुद्रमा देवी था। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्या, उड़ीसा के पूर्व गंग शासकों एवं देवगिरी के शैव संसद को पराजित किया था। वाह, बिल्कुल यह भी सही है, समझिए। देखिए दोनों सही रहेगा। काकतीय शासक रुद्रदेव, काकतीय शासक का संस्थापक कौन था भैया? रुद्रदेव थे। प्रतापरुद्र के समय संप्रभु काकतीय राजवंश साम्राज्य का उदय हुआ था। उसके पश्चात महादेव, गणपति देव कर शासक हुए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय शासक गणपति देव की पुत्री थी। ठीक है, एवं चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्या, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों एवं देवगिरी के शैव शासकों को पराजित किया था। सोचिए कितनी यह सशक्त महिला होगी, जिन्होंने यादव वंश को भी पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, गंग गंग शासकों को पराजित कर दिया, उसके पांड्या शासकों को भी पराजित कर दिया था इन्होंने। क्या नाम था इसका? रुद्रमा नाम था। ठीक है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, बताइए उस होयसल स्मारक कहाँ पाया जाता है भैया? और ये हॉल वीडियो और बेलूर में पाया जाता है। हॉल वीडियो और बेलूर में पाया जाता है। कौन सा? होयसल। होयसल स्मारक कहाँ पाया जाएगा भैया? होयसल से याद रखे, होयसल से हॉल वीडियो, उसके बाद बेलूर, बेलूर बेलूर में पाया जाता है। ठीक है, आइए भैया, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्रम है भैया। ठीक है, द्वार समुद्रम वर्तमान नाम इसका क्या? होलोबेडु है। ठीक है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य के विरासत के कारण है। होलीबेडु के वर्तमान मंदिरों में होलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं 13वीं शताब्दी का है। होयसल काल में निर्मित चन्नेश्वरी मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक क्या? विष्णुवर्धन ने किया था। किसने? विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल मंदिर को है, होयसल वंश है, होयसल मंदिर है। होयसल मंदिर का निर्माण किसने किया था भैया? विष्णुवर्धन ने किया था। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। होयसल के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? देखिए, होयसल का जो राजधानी कौन था साथियों? द्वार समुद्रम था। उसका अभी नाम क्या है? उसका नाम है हलेबीडु, हलेबीडु, हलेबीडु। क्या नाम है? हलेबीडु। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबद में से एक है? बताइए कौन सा है? निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबद में से एक है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में जो है, जामा मस्जिद दिल्ली में, यही हो जाएगा, जामा मस्जिद दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सर क्या है। नहीं, डी नंबर इसका है गोलकुंडा का बीजापुर, जो है गोलकुंडा का बीजापुर का जो है, गोलकुंडा का बीजापुर जो आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर में किसका शासक था भैया? आदिल शाह का था मकबरा। गोलकुंडा के नाम पर विख्यात है। वह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों का शामिल है तथा यह विश्व की विशालतम विशालतम गुंबदों में से एक है। ठीक है, विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। किसका भैया? बीजापुर के आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोहरा गुंबद, बताइए दोहरा गुंबद कहाँ पे भैया? दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी का है। ठीक है, दोहरा गुंबद किसका है? सिकंदर लोदी का। अष्टभुजी मकबरा, अष्टभुजी मकबरा किसका है भैया? अष्टभुजी मकबरा हो जाएगा आपका बलबन का। बलबन का अष्टभुजी मकबरा है। ठीक है, मेहराब मकबरा, मेहराब तो इसका हो जाएगा मेहराब मकबरा। शेरशाह का क्या है? मेहराब ये मकबरा, शेरशाह का महाराजा का। गोलकुंडा अभी जस्ट पढ़े, गोलकुंडा कौन? बीजापुर का आदिल शाह का। ठीक है, बीजापुर का आदिल शाह का गोलकुंडा हो जाएगा। ठीक है, मेहराब ये कौन है? शेरशाह का। दोहरा गुंबद कौन हो गया? बलबन का। दोहरा गुंबद कौन? बलबन का। अष्टभुजिया हो जाएगा बलबन का। ठीक है, दोहरा आगे सिकंदर लोदी का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। दोहरा गुंबद किसका हो गया भैया? सिकंदर लोदी का। अष्टभुजिया मकबरा किसका हुआ? शेरशाह का। सत्य मेहराब मकबरा बलबन का हो जाए। ठीक है, गोल गुंबद किसका? मोहम्मद आदिल शाह का हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मांडूम
मांडो में स्थित जंतर महल का निर्माण किसने किस शासक ने करवाया था बताइए। मांडो में स्थित जंतर महल का निर्माण किसने किया था? जंतर महल का जो स्थापना किया था भैया, इसे जहाज महल के नाम से लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण जो है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना। ये जो जंतर महल को हम लोग जहाज महल के नाम से कहते हैं, इसका संस्थापन किसने कहा? गयासुद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। मांडो में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है, और जहाज महल का स्थापना किसने किया था भैया? तो गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। गयासुद्दीन खिलजी ने भैया जहाज महल का स्थापना किया था, ठीक है। मांडो में जहाज महल का निर्माण जो है ना निम्नलिखित में किस शासक ने किया? मांडो में जो है जहाज, पहले मांडो में जहाज महल तो है ही नहीं, जहाज महल है, ठीक है। इसका इसका जो स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन ने किया था। गयासुद्दीन का इसमें नाम ही नहीं है, तो इस शायद में भी क्वेश्चन गलत होगा जी। गुजरी महल किसने बनवाया था भैया बताइए? गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनाया था भैया गुजरी महल। किसने बनाया था गुजरी महल? मान सिंह ने भैया गुजरी महल बनाया था। गुजरी महल किसने बनाया भैया? मान सिंह ने। अभी जस्ट पर जहाज महल किसने बनाया? गयासुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? कौन सुमेलित नहीं है बताइए? और पूछ रहा है सुमेलित कौन है? लाल दरवाजा। लाल दरवाजा किसने? जौनपुर ने बनाया था लाल दरवाजा, ठीक है। जौनपुर में है लाल दरवाजा, ठीक है। दाखिल दरवाजा गौर में है, ठीक है। तीन दरवाजा कहाँ? अहमदनगर में। ये जो आदिना मस्जिद है ये मांडू में नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। आदिना मस्जिद है पश्चिम बंगाल में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा आदिना मस्जिद? आदिना मस्जिद बनेगा आपको पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पांडुआ पांडुआ स्थित आदिना मस्जिद है भैया, जो प्रसिद्ध भग्नवेश है, ठीक है। इसको किसने बनाया था भैया? बंगाल में सिकंदर सिकंदर शाह ने बनवाया था, ठीक है। निर्मित किया गया था। चलिए आते बढ़ते हैं। इसमें इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र भी है। इस मस्जिद को हिंदू वास्तुकला प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग में पुराने हिंदू मंदिर और महलों का अवशेष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटला देवी मस्जिद बताइए। अटला देवी मस्जिद कहाँ पे है? छोटा सोना मस्जिद, खदम रसूल, अदीना मस्जिद। अब जस्ट पढ़े अदीना मस्जिद कहाँ था भैया? सिकंदर शाह का था, ठीक है। अदीना मस्जिद दी का तीन हो जाएगा इसमें। सुमलेत यही इसे ध्यान में आ जाएगा, दी का तीन, ठीक है। आइए देखिए यहाँ डी का तीन किस में है भैया, इसी से पता चल जाएगा। डी का तीन कहाँ गया? डी का तीन देखिए ये ना, एक भी याद होगा ना इसका हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। आइए हम लोग फिर भी देखते हैं। अटला देवी मस्जिद भैया कहाँ पे? इब्राहिम शाह सरकी का द्वारा निर्माता है उसका, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा का अटला देवी मंदिर बनाया गया। छोटा सोना मस्जिद किसने बनाया भैया? तो वली मोहम्मद ने बनाया। कदम रसूली किसने बनाया? नुसरत शाह ने बनाया, ठीक है। अदीना मस्जिद भैया किसने बनाया? सिकंदर शाह ने बनाया। अदीना मस्जिद किसने बनाया? सिकंदर शाह ने। कदम रसूली किसने? नुसरत शाह ने बनाया। छोटा सोना मस्जिद में वली और मस्जिद किया, ठीक है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे बताइए? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासनिक एवं सैन्य नियंत्रक होते थे, ठीक है। पोलीगार कौन होते थे भैया? क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक होते थे। आगे को देख लेते हैं। देखिए ये पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी, जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए, ठीक है। क्षेत्रीय शासकीय और सैन्य नियंत्रणों में से एक वर्ग का प्रदान की गई थी। तो देखिए दोस्तों, ये पोलीगार के बारे में पता चल गया कि कौन सा पोलीगार प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक होते थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है ना ये आज का क्लास समाप्त होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। ये याद कर कल आप पढ़ के आइएगा इसको, तब क्वेश्चन डील करने में बड़ी मजा आएगा, ठीक है। क्या भैया कल से हम भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए वीडियो यहीं तक रहा। जय हिंद जय भारत। पढ़ाई लिखाई मस्ती से करते रहिए।